हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे ट्रिक्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। सहसंयोजक यौगिकों में संकरण को कैसे ज्ञात करें। सहसंयोजक यौगिकों में संकरण को ज्ञात करने की एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। वो ट्रिक जानिए। वो ट्रिक देखिए बेटा, क्या है। Z बराबर हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। मोनोवैलेंट एटम्स कौन से होते हैं बेटा? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इनकी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, उनके नंबर्स क्या है, उसको प्लस करना है। नेगेटिव चार्ज को भी प्लस करना है, और पॉजिटिव चार्ज किसी कंपाउंड पे है तो उसको माइनस करना है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबसे बाहरी जो बाह्यतम जो कोश है किसी भी एटम का, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जानिए कि जेड क्या है। जेड है नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो वैल्यू ही क्या है? जेड है। यदि मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यदि जेड की वैल्यू 2 आती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp। एक तो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। जेड की वैल्यू 2 आने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और एक p। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp। और यदि जेड की वैल्यू 3 आ रही है तो उसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन में 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s और 2 p। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp2। ऐसे ही यदि z की वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, एक s और 3 p कक्षक। अब यदि z की वैल्यू 5 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। और यदि z की वैल्यू 6 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। और यदि z की वैल्यू 7 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जाना कि z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है और z की वैल्यू से रिलेटेड हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अब इस फॉर्मूला को हम अलग अलग तरह के कंपाउंड्स पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं BeCl2। देखिए बेटा, पहला एग्जांपल लेते हैं BeCl2। अब आपसे कोई पूछे BeCl2 एक ये कोवेलेंट कंपाउंड है, इसमें बेरिलियम जो कि सेंट्रल एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, Z बराबर में हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है बेटा? बेरिलियम। तो सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2। ठीक है बेटा, बेरिलियम का क्या हो गया? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, हो गया। अब मैंने क्या बोला है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? इसमें 2s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम कितने हो गए? 2। ठीक है बेटा। अब BeCl2 पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, इस कंपाउंड पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं। आगे है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। अब देखिए, क्लोरीन एक मोनोवैलेंट एटम है और इसमें क्लोरीन के कितने एटम है बेटा? 2। तो यहां पर +2 कर देंगे। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं बेटा? 2 क्लोरीन के एटम है ना, इसलिए यहाँ पे +2 कर देंगे। अब देखिए, इसको सोल्व करते हैं। हाफ 2 + 2 कितना हो गया? 4। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। और मैंने जैसा कि आपको बताया, जेड की वैल्यू अगर 2 आती है तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो BeCl2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? BeCl2 में sp। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया। अब ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO2। अब देखो बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CO2। ये देखिए CO2। अब आपसे कोई पूछे CO2 में कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जेड की वैल्यू निकालने के, जेड बराबर में हाफ, फिर ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे सबसे पहले, 1s2 2s2 2p2। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट सेल है 2s और
2p, इन दोनों में ये 2 नंबर का जो इसका आउटर सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 4। तो यहाँ पे लिख दिया 4। अब हम जानते हैं CO2 पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखेंगे। और CO2 में कोई मोनोवेलेंट एटम भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन एक बाईवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। अब हाफ इंटू में 4, इसको सोल्व करेंगे तो Z की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसमें भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp, एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर के और CO2 का फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? sp। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे BH3, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। BH3 में आपसे कोई पूछे बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल है, इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है बेटा? सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है? बोरोन। तो बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें कैलकुलेट करते हैं। Z बराबर में हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है बेटा। अब इसमें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 3। तो यहां लिख दिया 3। अब इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, तो कुछ ऐड नहीं करना है। लेकिन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, हाइड्रोजन क्या है? एक मोनोवेलेंट एटम है, और कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें? 3। तो इस +3 कर देंगे। अब देखो 3 + 3 6 हो गया, हाफ इंटू में 6, तो ये Z की वैल्यू आ गया 3। और Z की वैल्यू 3 हो तो मैंने आपको क्या बताया था? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2, क्योंकि एक s और दो p कक्षा का आपस में मिक्स होकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन से BH3 का फॉर्मेशन करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा, BO3 3-। देखो BO3 3-, इस कंपाउंड को देखिए, इस कोवेलेंट कंपाउंड को देखिए, इसमें बोरोन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैलकुलेट करते हैं इस ट्रिक से। ये देखिए Z बराबर में हाफ, अभी हमने जाना था कि बोरोन का जो होता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 बोरोन पर। अब इसमें देखिए BO3 3- में नेगेटिव चार्ज है 3-, तो वो प्लस हो जाएगा, +3। पॉजिटिव चार्ज कुछ है ही नहीं तो कुछ ऐड नहीं करना, और मोनोवेलेंट एटम कोई है ही नहीं, ऑक्सीजन एक बाईवेलेंट एटम है, तो उसको ऐड नहीं करना है। तो 3 + 3 कितना हो गया बेटा? 6। और इसको सोल्व करेंगे तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। Z की वैल्यू 3, इसका मतलब क्या है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp2, एक s और दो p कक्षक मिलकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है बेटा, ये कंपाउंड का मैंने आपको सोल्व करके दिखाया। अभी और एग्जांपल लेते हैं, इसी ट्रिक पर बेस्ड और एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं SO3। देखिए बेटा SO3 ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अगर मैं इसमें पूछूं सल्फर का, जो कि सेंट्रल मेटल आयन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Z बराबर में हाफ, सबसे पहले सल्फर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको, जैसे मेरा सबसे पहला जो लेक्चर था उसमें पीरियोडिक टेबल के कंपाउंड एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक सिखाई थी, वहां से आप बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपो, जनरली हमको पता होता है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है वो क्या है? 1s2 2s2 2p4। अब ये आउटर सेल का होता है, इसमें 2s2 2p4, तो ऐसे ही सल्फर का क्या हो जाएगा? 3s2 3p4। ऐसे ही सेलेनियम का क्या हो जाएगा? 4s2 4p4। आउटर सेल का बता रहा हूँ बेटा, 5s2 5p4 टेल्यूरियम का, और पोलोनियम का क्या हो जाएगा? 6s2 6p4। क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का जो एक पूरे ग्रुप में जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 और 2 6। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस
इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और इसमें ना ही कोई मोनोवैलेंट एटम है। तो इसको सोल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? जेड की वैल्यू आ जाएगी 3, और जेड की वैल्यू 3, इसका मतलब कौन सा संकरण होगा? sp2। तो SO3 में कौन सा संकरण है बेटा? sp2। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, BF4 माइनस। BF4 माइनस, देखिए बेटा इस कंपाउंड को देखिए, BF4 माइनस। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसमें आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 3। ठीक है, तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, हाफ ब्रैकेट में 3। अब इस पर चार्ज कितना है? कोई नेगेटिव चार्ज है इस पर, -1, तो वो प्लस हो जाएगा, +1। और पॉजिटिव चार्ज तो कोई है ही नहीं। और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं इसमें? 4। देखिए फ्लोरीन क्या है? एक मोनोवैलेंट एटम है, तो +4। अब देखिए 3 + 1 4, 4 + 4 8, तो हाफ इंटू में 8, तो ये आ गई जेड की वैल्यू बेटा 4। और मैंने आपको जैसा कि बताया 4, जेड की वैल्यू 4 होगी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp3, एक s और 3 p। तो BF4 माइनस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp3। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, PCl5। ये एक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। इसमें कौन फास्फोरस में कौन सा संकरण है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, नहीं पीते, 3p3। ठीक है बेटा, अब इसमें आउटर मोस्ट सेल है ये 3s2 और 3p3। टोटल कितने हो गए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन? 5। तो Z बराबर में हाफ इंटू में 5। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, और इसमें मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 5। क्लोरीन एक क्या है? मोनोवैलेंट एटम है, तो +5 कर देंगे, तो ये हो गया हाफ इंटू में 10। तो Z की वैल्यू आई 5, और मैंने आपको बताया Z की वैल्यू अगर 5 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp3d। एक s 3p और एक d ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 5। एक 3 और 1, ऐसे टोटल कितने हो गए? 5। तो PCl5 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp3d। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे SF6। ये देखिए बेटा SF6, ये एक कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसमें अगर सल्फर का संकरण निकालना है, जो कि सेंट्रल मेटल आयन है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखिए Z बराबर में हाफ। अब सल्फर के आउटर सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? इसका वो लिख लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, तो यहाँ लिख दिया 6। और इसमें ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है इस पर। और फ्लोरीन जो कि एक मोनोवैलेंट एटम है, कितने फ्लोरीन है इसमें? 6, तो 6 + 6 कितना हो गया टोटल? हाफ इंटू में 12, ये 6 आ गई जेड की वैल्यू। अगर जेड की वैल्यू 6 हो तो मैंने आपको बताया है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp3d2, एक s 3p और 2d। तो SF6 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा? SF6 में sp3d2। ठीक है, और एग्जांपल सोल्व करते हैं, और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब एग्जांपल लेते हैं IF7। ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसमें जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जेड बराबर में हाफ आई। आई क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? जनरली हमको पता है ये किस में आता है? हेलोजन वर्ग में। तो ट्रिक्स हमको मालूम होनी चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, ये होता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। अब इस ग्रुप का आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5 p ब्लॉक में, यानी कि
इन इस ग्रुप में चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे एस्टेटिन हो, सब में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। फ्लोरीन में भी 7 होंगे, क्लोरीन में भी 7 होंगे, ब्रोमीन में भी 7 होंगे, आयोडीन में भी 7 होंगे और एस्टेटिन में भी 7 होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया? 7 प्लस, इसमें ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसमें 7 फ्लोरीन जो कि मोनोवैलेंट एटम है वो प्रेजेंट है, तो 7 हमने ऐड कर दिया। अब हाफ इंटू में 14, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा? जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। जेड की वैल्यू क्या आ गई? 7। और जेड की वैल्यू 7 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d3। देखो बेटा, एक s 3p और 3d कक्षक, इसलिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d3 IF7 में। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड का कैलकुलेट करना सिखाया हाइब्रिडाइजेशन सुपर ट्रिक से। अब एक चीज और सीखिए बेटा, देखिए एक ये फॉर्मूला और अप्लाई किया जाता है। अभी जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले के लिए आपको किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर ड्रा नहीं करनी पड़ रही थी, सीधी वैल्यू इस फॉर्मूले में डालने के बाद जेड की वैल्यू कैलकुलेट करो और जेड की वैल्यू कैलकुलेट होते ही हाइब्रिडाइजेशन का पता लग जाता था। लेकिन अगर यदि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, तो एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ये है कि सेंट्रल मेटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और प्लस लोन पेयर उस पर कितने हैं, उन दोनों की वैल्यू प्लस कर देंगे तो सेंट्रल मेटल आयन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल C2, ये बेटा क्या है? C2 एग्जांपल लेते हैं, C2H2, ये एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं C2H2, इसको देखिए, ये C, ये H, ये H, अब ये ऐसे, ये क्या है? एथाइन। एथाइन में क्या होता है? अब देखिए, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। अब ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यदि कोई आपसे पूछे एथाइन में दोनों कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो सबसे पहले इस कार्बन को लेते हैं, इस कार्बन से ये एक सिग्मा बॉन्ड, ये एक सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। ऐसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो इस कार्बन से भी एक सिग्मा बॉन्ड और इधर एक सिग्मा बॉन्ड, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया बेटा? sp। तो एथाइन में दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। ऐसे ही यदि C2H4 एथीन ले ले बेटा, ये देखिए, ये कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये क्या है? एथीन की स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे एथीन में कार्बन का, दोनों कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सबसे पहले इस कार्बन को पकड़िए, 1 2 3, 3 क्या है इसमें? सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। मैंने बोला कि भाई सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है ही नहीं, तो जेड की वैल्यू क्या आ रही है? 3, और जेड की वैल्यू 3 हो तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp2। ऐसे इस कार्बन को लीजिए, इस कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और इधर एक ये सिग्मा बॉन्ड, इधर भी 3 सिग्मा बॉन्ड, तो जेड की वैल्यू क्या आई? 3। जेड की वैल्यू 3, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा? sp2। इस कार्बन पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इस कार्बन का भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। और इस कार्बन का भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए HCN, ये HCN की स्ट्रक्चर है बेटा। अब HCN को देखिए, अगर HCN में मैं पूछूं कि कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखिए ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन को देखिए, इससे एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर तो है ही नहीं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो जेड की वैल्यू क्या हो गई? 2, और जेड की वैल्यू 2 हो गई तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा? sp, एक s और एक p। तो HCN में कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना और ट्रिक्स के बारे में जाना।
अब आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने हर हाइब्रिडाइजेशन के नीचे उनके एग्जाम्पल लिख रखे हैं। कुछ एग्जाम्पल तो मैंने सोल्व करके आपको बताए, बाकी सबकी प्रैक्टिस आप खुद करें, जिससे आप ज्यादा सीखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।